स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग का टॉपिक है संतुलित विकास का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन या थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संतुलित विकास का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मांग तथा पूर्ति में संतुलन रहे। संतुलित विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है, जिससे बाहरी बचतें प्राप्त होती है। संतुलित विकास के सिद्धांत के अनुसार केवल उद्योगों में ही विशाल पैमाने पर विनियोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उद्योग तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार विनियोग किया जाना चाहिए कि दोनों का ही संतुलित विकास हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था के घरेलू तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग एवं पूरक मांग को उत्पन्न करने और पूर्ति की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। संतुलित विकास से बाजार का विस्तार होता है। संतुलित विकास की पद्धति निजी उपक्रम अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी है, किंतु नियोजित अर्थव्यवस्था में इसका महत्व कम है। ठीक है, तो संतुलित विकास का क्या अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो औद्योगिक और कृषि दो क्षेत्र में बटी होती है। तो दोनों में इस तरीक़ा से विनियोग या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए कि दोनों ही क्षेत्र ग्रो करे। ठीक है, तो संतुलन का अर्थ यही है कि दोनों संतुलित होकर के चले, जो कि आवश्यक होता है किस लिए, बाजार का जो विस्तार है उसको करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में ही एक बराबर मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा खर्चा कर दिए और कृषि क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा इससे, और इंडस्ट्रियल एरिया क्या है वो आगे निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों पर ही क्या है, संतुलित विकास के उद्देश्य से दोनों पर एक समान खर्च करना चाहिए ताकि दोनों ही ग्रो करें। ठीक है, संतुलित विकास का समर्थन करते हुए बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें से प्रमुख विचार क्या है, निम्नलिखित हैं। रोजेंस्टीन रोडन के विचार। रोडन ने अर्ध विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास पद्धति का समर्थन किया है। वे संतुलित विकास पद्धति को एक बड़े धक्के के रूप में लागू करना चाहते थे। रोडान ने संतुलित विकास अर्थात कई उद्योगों में एक साथ विनियोग करने से संबंधित अपने दृष्टिकोण के पक्ष में यह कहा है कि इससे कई प्रकार की बाहरी बचतें प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह कई पूरक उद्योगों की स्थापना करने में भी सहायक होता है। बचतों के कारण उद्योगों में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके फलस्वरूप विकास की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, रोडान ने अपने विकास के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, संतुलित विकास पद्धति बाहरी बचतों को पैदा करके अन्य क्षेत्रों में विनियोग के अवसर बढ़ा देती है। दूसरा है, तीव्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि परस्पर पूरक उद्योगों में एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाए। तीसरा है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में एक साथ विनियोग करने या निजी क्षेत्र के लाभ कम हो जाएंगे और सामाजिक लाभ में वृद्धि हो जाएगी। यही आर्थिक विकास का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो जो रोजेंस्टीन रोडान है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बताया कि जो अर्ध विकसित देश होते हैं, ठीक है, उसका आर्थिक विकास के लिए क्या होता है कि संतुलित विकास पद्धति को वो समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि संतुलित विकास करने के लिए क्या होता है कि एक बड़े धक्के का ज़रूरत होता है, यानी कि विनियोग या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो, बाहरी बचतें प्राप्त हो। और जब हम लोग को बाहरी बचतें प्राप्त होगा तो वो कई पूरक उद्योगों की स्थापना करने में क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, और उन्होंने अपने पक्ष में 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि संतुलित विकास पद्धति क्या होता है, बाहरी बचतों को पैदा कर के विनियोग के अवसर को क्या होता है, बढ़ा देती है। दूसरा है, तीव्र आर्थिक विकास के लिए भी वो ज़रूरी है। और तीसरा इन्होंने यह बताया है कि जो उद्योगों में एक साथ विनियोग करने से निजी क्षेत्र के लाभ क्या होता है वो कम हो जाता है, और जो सामाजिक लाभ क्या होता है वो अधिक हो जाता है, जो कि आर्थिक विकास का क्या है, मुख्य लक्षण माना जाता है। ठीक है,
दूसरा है प्रोफेसर आर्थर लुईस के विचार। ठीक है, प्रोफेसर लुईस ने आर्थिक विकास के संतुलित विकास की पद्धति के पक्ष में निम्न तर्क दिया है। पहला है, संतुलित विकास के कारण सभी क्षेत्रों की तुलनात्मक कीमतों में समानता बनी रहती है तथा सभी क्षेत्रों का विकास होता रहता है। दूसरा है, संतुलित विकास के फलस्वरूप उत्पादन की मांग की लोच के अनुसार संभव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न नहीं होते। तीसरा है, लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए, जिसमें उद्योगों तथा कृषि, घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा निर्यातों के लिए उत्पादन में संतुलन बना रहे। चौथा है, लुईस विदेशी व्यापार पर निर्भरता के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार घरेलू क्षेत्र में ही संतुलित विकास की कूटनीति अपनाई जानी चाहिए। तो प्रोफेसर लुईस जो थे, उनका क्या कहना था कि संतुलित विकास के लिए क्या होता है कि उत्पादन की मांग की जो लोच होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि लुईस क्या है, सभी के अनुसार क्या है कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए, यानी कि सभी पर एक तरीक़ा से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चौथा इन्होंने यह पॉइंट बताया था कि वो विदेशी व्यापार के पक्ष में नहीं थे और वो ऐसा मानते थे कि सभी चीज़ों का अगर उत्पादन अपने ही देश में किया जाए तो क्या होगा कि उससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, रेगनर नर्कस के विचार। नर्कस के अनुसार अल्प विकसित देशों में दरिद्रता दुष्चक्र कार्यशील रहते हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। पूर्ति तथा मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते हैं। पूर्ति में बचत की कमी के कारण तथा मांग पक्ष में मांग कमी के कारण बाजार का आकार सीमित हो जाता है। इस कारण दरिद्रता का दुष्चक्र चलते रहता है। नर्कस के अनुसार निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को संतुलित विकास द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर नर्कस जो थे, उनका कहना क्या था कि अल्प विकसित देशों में दरिद्रता और क्या होता है, दरिद्रता मतलब कि भूखमरी बोल सकते हैं या फिर गरीबी बोल सकते हैं, वो क्या होता है कि बहुत पाया जाता है। ठीक है, और उसको और क्या होता है कि पूर्ति और बचत जो होता है और मांग में कमी के कारण क्या होता है कि बाज़ार क्या होता है, आकार उसका सीमित हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि दरिद्रता का दुष्चक्र क्या होता है, चलते रहता है। और उन्होंने बताया कि इसको तोड़ करके, इस चक्र को तोड़ करके क्या होता है कि देश को प्रगति पर लाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए जो कि निम्न है। पहला है मांग की पूरकता। नर्कस के अनुसार मांग का विस्तार संतुलित विकास के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश के लिए संतुलित विकास आवश्यक है। ठीक है, नर्कस ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि एक साथ कई प्रकार के विभिन्न उद्योगों में पूंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अनेक पूरक उद्योग परियोजनाओं में लगे व्यक्ति एक दूसरे के ग्राहक बन जाए। एक ही उद्योग में अत्यधिक पूंजी विनियोजित कर देने से उस उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग कम होने से उद्योग चलाना कठिन होगा। इसे उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया है। ठीक है, उन्होंने उदाहरण माना है कि एक जूता उद्योग है। यदि देश की समस्त पूंजी जूता उद्योग में लगा दी जाती है तो इस उद्योग के श्रमिक अपनी संपूर्ण आय को जूते खरीदने में व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि वे अपनी आय का कुछ हिस्सा आवश्यक वस्तुओं को खरीदने पर भी व्यय करेंगे। इसलिए आवश्यक वस्तुओं की मांग करेंगे, पर पूरा पैसा तो जूता उद्योग में लगा दिया गया है, इसलिए अन्य उद्योग विकसित नहीं हो पाए और जूते की मांग में कमी आ जाएगी, जिससे उसके उत्पादन में भी कमी आएगी। इसलिए नर्कस ने कहा है कि परिपूरक उद्योगों का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। परिपूरक उद्योग वे हैं जो जन उपभोग की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। चूँकि नर्कस ने परिपूरक उद्योगों के एक साथ विकास पर बल दिया है, इसलिए उनके संतुलित विकास संबंधी विचार को एक साथ बहुमुखी सिद्धांत की भी संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो प्रोफेसर नर्कस थे, उनका क्या कहना था कि मतलब उन्होंने अपने पहला जो पॉइंट बताया मांग की पूरकता, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जितना भी उद्योग है उन सब पे एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सभी के को
उत्पादन के लिए प्रेरित करना चाहिए, एक ही उद्योग को प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि जूता का है, ठीक है। जो उसमें उन्होंने ये बताया कि श्रमिक क्या है, जूता बनाते हैं जूता उद्योग में, लेकिन उनको जो इनकम प्राप्त होती है वो सिर्फ उसको क्या है, जूता खरीदने में ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो और भी उसका आवश्यक जो भी आवश्यकता होगा उसके लिए वो दूसरा चीज़ों को खरीदेगा, पर दूसरा उद्योग में जबकि इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, जिस कारण क्या होगा कि उसका जो पूर्ति होगा वो कम होगा और डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा इनका मानना है कि ऐसा नहीं करना है, सभी का डिमांड और सप्लाई क्या है, बराबर होना चाहिए, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को भली प्रकार से मतलब पूरा किया जा सके। दूसरा इन्होंने बताया बाजार का विस्तार किस प्रकार किया जाए। मौद्रिक प्रसार, विक्रय, कला, व्यापार नियंत्रण या विज्ञापन हटाकर अथवा आर्थिक अर्ध संरचना का विकास करके बाजार का विस्तार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय बढ़ाकर अथवा कीमतें घटाकर भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जा सकती है। क्लियर है। थर्ड है घरेलू तथा विदेशी व्यापार में संतुलन। संतुलित विकास की नीति के द्वारा जब विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है तो इससे एक और जो उत्पादन और रोजगार बढ़ने से आयातों को बढ़ावा मिलता है और दूसरी तरफ उद्योगों की पूरकता और विविधता के फलस्वरूप निर्यात व्यापार बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार संतुलित विकास की नीति घरेलू तथा विदेशी व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। चौथा है बाहरी बचतें। बाहरी बचतों के कारण उत्पादन पर बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके फलस्वरूप लागत कम होती है, वस्तु की मांग बढ़ती है तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने संतुलन विकास की नीति की आलोचना की है। इन अर्थशास्त्रों में प्रोफेसर हार्शमैन, प्रोफेसर सिंगर, प्रोफेसर फ्लेमिंग, प्रोफेसर कुरी हारा आदि के नाम क्या है, प्रमुख है। इस सिद्धांत की आलोचनाएं या सीमाएं जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला है अर्धविकसित देशों के सामर्थ्य के बाहर। संतुलित विकास की तकनीक को लागू करने के लिए पर्याप्त पूंजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय क्षमता व कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि इन सभी साधनों का अर्धविकसित देशों में क्या होता है, अभाव पाया जाता है। दूसरा है इतिहास के विरुद्ध। विभिन्न देशों का आर्थिक इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि प्रायः आर्थिक विकास का स्वरूप असंतुलित हो रहा है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में पहले पहल कपड़ा उद्योग, अमेरिका में रेल तथा जापान में लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास हुआ और इससे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। थर्ड जो है वो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होना। जब एक साथ अनेक दिशाओं से वस्तुओं की मांग की जाएगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो अर्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में घातक सिद्ध होगी। पांचवा अति विनियोग। अति विनियोग का अर्थव्यवस्था पर घातक परिणाम पड़ सकता है। छठा है साधनों का अपव्यय। जब सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है तो संभव है कि कुछ क्षेत्र संतोषजनक प्रगति ना कर सके, इससे साधनों का अपव्यय होता है। सातवां है संतुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में संभव नहीं। नरकस के अनुसार संतुलित विकास निजी उपक्रम प्रणाली में संभव नहीं है। आठवां है लागतें घटाने की ओर कोई ध्यान नहीं। किंडलबर्गर का विचार है कि नरकस का सिद्धांत नए उद्योग प्रारंभ करने के अतिरिक्त वर्तमान उद्योग में लागतें कम होने की संभावना पर ध्यान नहीं देता है। नौवां संतुलित विकास का सिद्धांत अधूरा। इस सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार भी की जाती है कि यह सिद्धांत अधूरा है। इसमें विकास मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, अभावों तथा क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो था संतुलित विकास का सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।